साथियों नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप लगातार कर रहे हैं 2026 मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी और 12th एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी मेरे साथ। और अभी चल रहा है लगातार साइंस का फटाफट रिवीजन, जिसमें फिजिक्स पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास भी अपलोड हो चुका है, उम्मीद है आप देख चुके हैं और उससे फायदा भी ले चुके होंगे। आज दूसरा क्लास जो केमिस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अगर रेशियो में देखा जाए तो प्रश्न इसी चैप्टर से केमिस्ट्री में आता है, अम्ल, भस्म और लवण। तो प्रश्नों की संख्या इसमें ज्यादा होने के कारण दो पार्ट में इसका क्लास जाएगा आपके पास। फर्स्ट क्लास में आज हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको पता है हम 6 करवाते हैं तो कम से कम 20 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है अगर आप पूरी तरह से डिस्कशन को देखते हैं तब। तो आज इन 6 प्रश्नों के साथ हम लोग अम्ल, भस्म, लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद शेष बचे हुए क्वेश्चन को अगले क्लास में लाया जाएगा और पूरी तरह से अम्ल, भस्म, लवण भी समाप्त हो जाएगा, जैसे फिजिक्स के सारे चैप्टर को हमने समाप्त किया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अम्ल, भस्म, लवण में है क्या पढ़ना आपको। देखिए पहला प्रश्न है आपको कि अम्ल और भस्म में अंतर है ना, बताना है। तो अम्ल और भस्म में अंतर, पदार्थ को अगर हम लोग बांट देंगे यौगिक को, है ना, तो यौगिक में 2 तरह के रहता है, एक अम्ल रहता है, एक भस्म और एक लवण, है ना। तो इस चैप्टर में पूरा पढ़ना ही है अम्ल, भस्म और लवण। तो अम्ल और भस्म में अंतर पूछा है। तो बेसिक आपको आर्हेनियस का थ्योरी पता था कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। भस्म की अगर बात करेंगे तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH- आयन देता है ना। अगर अम्ल की हम लोग बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। 2 अंतर समझिए। तीसरा अंतर क्या बताया गया था कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। और अंतर आप जाने कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रहे, कंफ्यूज नहीं करना है। और अम्ल में अगर जहां तक नाम की बात है कि अम्ल में हम बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताए थे, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, है ना, उसी तरह CH3COOH एसिटिक अम्ल, है ना। ये सारे के सारे अम्ल हैं। जल में घोलेंगे तो इसका H+ आयन अलग हो जाता है आर्हेनियस के थ्योरी के अनुसार। और ये तीनों अम्ल को, है ना, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग इसे कहते हैं। और ये बोरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये सारे अम्ल कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये दुर्बल हो गए। फिर उसी तरह से अगर क्षार की बात करें, भस्म को क्षार भी कहा जाता है ना। तो क्षार में क्या हो गया, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, इसमें हाइड्रोजन रहेगा और इसमें हाइड्रोक्साइड रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये जितने हाइड्रोक्साइड वाले हैं सारे के सारे क्षार हैं, सारे के सारे जो है सो भस्म है। इसमें भी ये दोनों को कहा जाता है प्रबल भस्म और इसे कहा जाता है दुर्बल भस्म। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अम्ल क्या है और अम्ल और भस्म में अंतर क्या है। अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, तो सूचक के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ भी जाता है ना, कि सूचक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सूचक क्या, सूचक मतलब सूचना देने वाला, इंडिकेटर बोलते हैं इसे, है ना। तो वैसा पदार्थ जो रंग परिवर्तन के आधार पर अम्ल, भस्म की पहचान कराता है उसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक 2 प्रकार का मुख्यतः, है ना, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक। याद करेंगे आप, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। ये प्राकृतिक सूचक में क्या है, तो जैसे हल्दी है ना, हल्दी को अगर भस्म में डालते हैं तो कैसा रंग देता है, वो लाल हो जाता है ना। तो थोड़ा डीप कलर का, वो ब्राउन कर सकते हैं आप, उससे ब्राउन हो जाता है। फिर लिटमस पत्र है कि आप अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। तो ये क्या है, सूचक है। हल्दी हो गया प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्र हो गया प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित क्या है, संश्लेषित जिसे लैब में बनाया गया, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनाइलएफ्थलीन है ना, ये सारे के सारे संश्लेषित हैं।
तो सूचक क्या करेगा कि रंग परिवर्तन के आधार पर, एक गंधीय सूचक भी होता है जो स्मेल चेंज करके, गंध चेंज, जैसे लौंग का तेल का उदाहरण देता है उसमें, कि अलग गंध देता है अम्ल में और अलग गंध देगा भस्म में। तो गंधीय सूचक भी एक होता है। तो सूचक में आप याद रखेंगे कि लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अगर अम्ल में डालेंगे तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर इन क्षार में अगर डालेंगे तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ गए ना। और ऐसे उसका रंग बैगनी रहता है। लिटमस पत्र अगर उदासीन है, लवण में डालेंगे तो उसका रंग रहेगा बैगनी, लेकिन अगर अम्ल में जाएगा तो लाल हो जाएगा और क्षार में जाएगा तो नीला हो जाएगा। और उससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये विलयन अम्ल है, ये विलयन क्षार है। ठीक है, सूचक भी कंप्लीट। फिर थर्ड प्रश्न है, अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए क्यों? बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लैब में जाएंगे तो एक आपको पढ़ना है तनु अम्ल और एक है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है कि वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम। रेशियो अगर देखेंगे तो अम्ल का मात्रा ज्यादा होना चाहिए विलयन में और जल का मात्रा कम, वैसे अम्ल को हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहेंगे, तो उसमें जल का मात्रा ज्यादा और अम्ल का मात्रा कम हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करते हैं कि सांद्र से ही तनु बनाया जाता है। सांद्र अम्ल है उससे ही हम लोग तनु अम्ल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो अब आप अगर अम्ल में ही जल डालेंगे अचानक से, है ना, तो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। एक उष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। उष्माक्षेपी क्या मतलब हीट निकलेगा बहुत तेजी से, और इतना तेज से निकल सकता है कि रिएक्शन के बाद ब्लास्ट हो सकता है और आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल लेंगे ड्रॉप से, बिल्कुल, है ना, एक ड्रॉप दो ड्रॉप ऐसे करके जल में डालेंगे अम्ल को धीरे धीरे, और तब जाकर के तनु आप बनाएंगे, ना कि जल को ही अम्ल में डालना है। अगर अम्ल में अचानक से आप जल डालेंगे ना तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, और फास्ट रिएक्शन में उष्माक्षेपी होगा और उष्मा भी निकलेगा और अम्ल आपके ऊपर पड़ भी सकता है, आपकी त्वचा जल भी सकती है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अम्ल को तनु करते समय जल में अम्ल ना मिला करके अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, है ना। एरो इधर से देखिए जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे अम्ल को धीरे धीरे जल में मिला देंगे और सांद्र अम्ल वो तनु अम्ल बन जाएगा। रेशियो धीरे धीरे अम्ल का कम जाएगा और जल का मात्रा बढ़ेगा, तो वो तनु अम्ल हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अगर ड्राई HCl लेंगे ना, अगर उसमें अम्ल की मात्रा नहीं है, जल की मात्रा उसमें नहीं है, HCl में ड्राई है, अगर सूखा है, तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो विद्युत के चालन करने के लिए आयन का होना आवश्यक है, और जब तक अम्ल में जल नहीं डालेंगे, यानी जल मिश्रित जब तक अम्ल नहीं होगा तब तक उसमें आयन का निर्माण नहीं होगा। आयन का निर्माण नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे कि विद्युत के चालन करने के लिए आयन का होना आवश्यक है, और जब उसमें जल में अम्ल रहता है तो आयन में टूटता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो यही कारण है। और जब तक अम्ल में जल नहीं रहेगा तब तक वो आयन में टूटेगा नहीं, और आयन में टूटेगा नहीं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी विद्युत चालन नहीं होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे कि आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है जबकि वर्षा का जल नहीं होता है, क्यों? हाँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए एग्जाम में, है ना। तो इसमें क्या आप बताएंगे कि आश्रित जल मतलब शुद्ध पानी जो होता है, शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कोई अशुद्धि नहीं है उसमें, किसी तरह का कोई आयन नहीं है, और आयन नहीं होने के कारण, अशुद्धि नहीं होने के कारण उसमें करंट को कंडक्ट कौन करेगा, करंट को फ्लो कौन करवाएगा? जैसे चालक है ना, कोई धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है, और अगर कोई लिक्विड है उसमें करंट को फ्लो कराता है आयन। तो अगर ये विलयन है और विलयन में आयन ही अनुपस्थित है, आश्रित जल में आयन नहीं होता है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए आश्रित जल में आयन की अनुपस्थिति के कारण इसमें विद्युत की चालन नहीं होती है, जबकि जो वर्षा का जल है इसमें अशुद्धि उपस्थित रहता है, आयन उपस्थित रहता है, जिसके कारण यह
विद्युत का सुचालक होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट है, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्यों? सारा लगभग एक ही रिलेटेड यहां से देखिए क्वेश्चन है ना, कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? आश्वित जल विद्युत का कुचालक होता है जबकि वर्षा का जल नहीं होता है, क्यों? जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्यों? यह प्रश्न भी इसी से रिलेट करता है कि अगर अम्ल में जल नहीं डाला जाएगा तो आयन में वो टूटेगा नहीं, और आयन नहीं टूटेगा तो उसमें अम्ल का कोई व्यवहार, कोई प्रॉपर्टीज उसमें नजर आपको नहीं आएगा। वही लिखा है यहां पे कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्यों? यही कारण है। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे प्रश्न, जैसे सांद्र अम्ल, तनु अम्ल हम आपको बताए, फिर प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल बताए, तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे अम्ल से रिलेटेड। फिर आपका लवण पार्ट आ जाता है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट पढ़ना है, फिर उन सभी का उपयोग पढ़ना है। सूचक के बारे में आपको बताया गया, पीएच मान क्या है, तो पीएच मान में आपको बताया गया था कि अम्ल जो होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान आप याद कर लेंगे 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि जो उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन कौन सा हो गया, न जिसमें अम्ल का गुण है न जिसमें क्षार का गुण है। इसमें अगर ये डालेंगे लिटमस पत्र तो इसका रंग दिखाएगा कैसा, बैगनी, और साथ साथ इसका पीएच मान कितना हो जाता है, तो पूरा का पूरा इसका रहेगा 7, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान से भी प्रश्न आता है। फिर आपको बताया जाएगा कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर रिएक्शन, कि अगर अम्ल की अभिक्रिया, पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग किससे करवाते हैं, किसी धातु से, तो लवण बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। वो रिएक्शन भी आपको पता है कि जैसे आप जिंक लेते हैं, जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर। फिर आप पढ़ेंगे कि अगर अम्ल की अभिक्रिया किसी भस्म के साथ करा देते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, तो क्या बन जाता है, लवण बनता है NaCl, और प्लस में बनता है जल बनता है। तो ये सारे रिएक्शंस भी आपको पढ़ने हैं, है ना। अम्ल भस्म से जुड़ा हुआ है कि धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगर अम्ल की अभिक्रिया भस्म से ही करा देते हैं तो उदासीन हो जाता है और लवण बनता है और साथ साथ जल भी बनता है ना। तो इस तरह से आप कुछ रिएक्शन भी जानेंगे और फिर उसके बाद लवण वाला पार्ट होगा और फिर ये चैप्टर ये भी समाप्त हो जाएगा, जिससे और भी समाप्त हुआ। तो लगातार अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो प्रतिदिन आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन केमिस्ट्री का देखेंगे आप, और इसके बाद सोशल साइंस में हम लोग लगेंगे और पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा और आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत योगदान होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और लोगों के पास इसे शेयर करके सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।